जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस क्लासेस में जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपकी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम आपसे रिवीजन की राह, जी हां, रिवीजन की राह सीरीज हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं और चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। इसमें हमने 2 क्लासेस आपके साथ में स्टार्ट की हैं। 2 हमने सब्जेक्ट को लिया है, एक पॉलिटी और एक हिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री का ये पार्ट आपका सेकंड है और इस पार्ट में हम चीजों को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे होता है और वो अपनी नीति और पॉलिसी को कैसे वो स्थापित करते हैं और कैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत वो राजनीतिक गतिविधियों में भी तब्दील हो जाती है, मतलब कि परिवर्तित हो जाती है। तो उस विषय को भी हम कंप्लीटली आपके साथ में चर्चा का बिंदु बनाएंगे, परंतु क्लास यहीं पर नहीं रुकेगी। हम इनको करने के पश्चात आपसे पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में क्या है कि हमारी जो टीम है उसने पीपीटी को एक स्मूथ बना दिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके टॉपिक हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम 1757 से 1857 तक अगर हम कंपनी का जो शासन है इसको हम आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे। उन्हें उसके पश्चात हम क्या करेंगे, आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं, एमसीक्यू है, उनको हम डिस्कस करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? इस पे हमने ऑलरेडी आपके साथ में एक इंट्रोडक्शन क्लास ले ली है। क्या ले ली है? इंट्रोडक्शन क्लास हमने ऑलरेडी आपके साथ में ले ली है। तो चलिए आइए आज की क्लास को आगाज करते हैं और आज की क्लास को हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले इसको क्या कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं, ताकि आपको चीजें स्मूथ तरीके से विजुअल और आप देखोगे सुनाई दें। आइए देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, भारत हमेशा से प्राचीन काल से लगाकर आज तक क्या है, पहले इसको सोने की चिड़िया, गोल्डन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था एशिया का। होता क्या था, भारत में खासतौर पर जो यूरोपीय गतिविधियां थी वो कंटिन्यूअसली हो रही थी, व्यापारिक गतिविधियां तो हो रही थी, लेकिन पहले जो व्यापार होता था वो आपका सिल्क रूट से हुआ करता था। किससे होता था? आपका जो व्यापार होता था वो सिल्क रोड से हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, जो आपका तुर्की वाला रीजन है, देखो जरा इसको ऐसे समझना आप, मैं मैप बना देता हूं थोड़ा सा तो आपको चीजें और भी विजिबल हो जाएंगी। ये इंडिया है, इस तरीके से चीजें आपकी हैं, ये इस तरीके से चीजें हैं। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर? तो होता क्या था, ये जो रीजन है यहां पे, ये जो रीजन है आपका, इसको हम अन्य कलर ले लेते हैं और उससे आपको बता देते हैं। ये जो रेड जोन है यहां रेड, तो यहीं पर क्या है आपका, क्या हुआ करता था, तुर्की हुआ करता था, जिसको अब नाम इसका तुर्की है। ये तुर्की क्या था, यहां एक कंट्री है जिसको आप ग्रीस के नाम से जानते हैं। इस ग्रीस तक हम पहुंच जाते थे और व्यापार अपना कर लेते। यहां से सिल्क रोड ऐसे जाता है, ये इस तरीके से होता हो। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? चाइना से स्टार्ट होता है, चाइना से स्टार्ट होता है और भारत से भी एक इस तरीके से इसमें ज्वाइंट हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, यहां पर जो शासक हुआ करता था कुस्तुनतुनिया, उसका पतन हो जाता है। अब ये आपका इधर रहा यूरोप। तो जब यहां पर व्यापारिक जो गतिविधियां थी ये क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब कि बंद हो जाती हैं। ये ब्लॉक हो जाती हैं और जब बंद हो जाती हैं तो अब इनमें प्रॉब्लम एक थी कि यूरोप एक, अगर हम देखें ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, तो ये जो आपका नॉर्थ अक्षांश में देखने के लिए आपको मिलेगा, ये लगभग 45 डिग्री से 60 डिग्री से आपको नॉर्थ में मिलेगा। क्लियर?
तो वहां पर क्या है, शीत ऋतु है, तो अधिक मात्रा में वहां पर बर्फबारी होती है। अब उन देशों के पास में गेहूं का उत्पादन इतना नहीं, चावल का उत्पादन इतना नहीं, तो वो लोग बीफ थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो बीफ को कैसे रखा जाए, क्योंकि उस समय में कोई फ्रीज नाम की तो वस्तु नहीं थी कि फ्रीज होगा तो उसमें रख दोगे या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने, क्योंकि यहां से भारत से एशिया से क्या थे, वो गर्म मसाले ले जाया करते थे, कपास लेके जाते थे, भारत का मखमल का जो कपड़ा था वो बिकता था वहां पे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी मार्केट में ज्यादा थी। तब इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां से जब ये ब्लॉक हो गया, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया 1498 में। कब? 1498 में जब इसका पतन हो गया तो यहां पर खलबली मचनी शुरू हो गई थी यूरोप में कि अब जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो कैसे होंगी। तो उन्होंने क्या किया था, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ऐसे कैप ऑफ गुड होपते हुए कई ऐसे व्यापारी थे और फिर ये भारत की तरफ मूव करे। उसमें वास्को डी गामा पहला ऐसा व्यापारी था जो भारत की तरफ आया था। एक और बात ध्यान रखना, ये केवल एक ही नहीं हुआ करता था, बल्कि इनके साथ में 1200, 2100, 4000, 5000, 12000, 10000, 20000 ऐसे लोग आया करते थे, न केवल एक आता था, और कई सारे शिप आया करते थे इनके साथ में, है ना। तो ये व्यापार करने के लिए भारत में आए। तो आपसे कि भारत में जब यूरोपीय जो कंपनियों का आगमन हुआ तो इसमें कई कंपनियां भारत की तरफ आई। आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है ना, एक सीक्वेंस में क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां थी जो भारत में आपको देखने के लिए मिली थी। अब उसमें अगर हम देखें, जैसे सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आते हैं। और ये जो पुर्तगाली आए थे ये आए थे आपके 1498 में। अब आपको बताना है पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया, ठीक है। अब पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों का जो उद्देश्य रहा वो धर्म को प्रचार करना, और उसके साथ साथ जो ओशन वाला रीजन था, यहां से इन्होंने अरब सागर के क्षेत्र से जो आपके अरबिक थे इनको यहां से भगा दिया, खदेड़ दिया, और यहां पर अपनी वाटर पॉलिसी को स्थापित किया, और स्थापित करने के पश्चात अपनी सत्ता को, व्यापारिक गतिविधियों को इन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया इस रीजन में। क्लियर? इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आते हैं डच। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, डच आते हैं। ये जो डच आए थे इन्होंने रिप्लेस किया पुर्तगालियों को और अपनी शक्ति को स्थापित किया, क्योंकि ये भी संगठित थे। और डचों ने क्या हुआ, आप देखो कि 1600, ये 1600 खासतौर पर 2 में आते हैं, 1602 में आते हैं, और 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री ये खोलते हैं। 1605 में मुस्लिम पट्टम में पहली फैक्ट्री कहां पर खोलते हैं, मुस्लिम पट्टम में डच आते हैं और पहली फैक्ट्री खोल देते हैं 1605 में। इन्होंने रिप्लेस किया था किसको, पुर्तगीज को। उसके बाद में जो आते हैं, उसके बाद में आते हैं आपके अंग्रेज। ये वही अंग्रेज हैं जो आते हैं 1599 मतलब कि 1600 में, और वो जाते कब हैं, 1947 में। ये वही अंग्रेज हैं। इन्होंने जो छुटपुट एरिया में पुर्तगीज बचे हुए थे, डच थे, इन्होंने डचों को रिप्लेस किया। डचों को रिप्लेस करने के पश्चात, क्योंकि ये 1599 में भारत आए, लेकिन आप मोटा मोटा समझेंगे तो 1600 में आए, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कई एरियो में खोली, लेकिन सबसे पहली जो फैक्ट्री इन्होंने खोली थी वो 1605 में, 1605 में क्योंकि डचों ने खोली थी। उसके बाद में इन्होंने तो सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी खोली थी, सूरत गुजरात में। उसके बाद में आए थे आपके जिनको हम बोलते हैं डेनिस। कौन आए थे, डेनिस आते हैं। और ये जो डेनिस थे ये 1616 में आते हैं। कब आते हैं, 1616 में आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं, फ्रांसीसी। और ये आते हैं 1664 में, और 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री ये खोलते हैं, और इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। तो यहां पर जो प्रतिद्वंदी देखने के लिए मिला, जैसे जैसे ये आते रहे वैसे वैसे रिप्लेस करते रहे, लेकिन डेनिस तो बहुत ही कमजोर थे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। यूपीएससी ने यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ही थोड़ी बहुत आपको प्रतिद्वंदिता देखने के लिए मिलेगी, और तो ऐसा कहीं आप नहीं पाओगे। इनको तलाश क्या थी, क्योंकि इनका मूलभूत उद्देश्य रीजन था कि वो भारत में जाएं, भारत को एक जलीय मार्ग से खोज करें और ढूंढे। खोजने के पश्चात यहां पर वो पहुंचे और पहुंच करके अपनी आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करें। तो वास्को डी गामा पहला व्यापारी था
यूरोप से जो आया था और कालीकट में पहुंचा, कैप ऑफ गुड होप होते हुए जैमरोन, ठीक है, एक व्यापारी, और वहां पर जाकर के उसने केरल में फिर वो वापस वो गया यहां से। वो सारी चीजें हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो यहां तक चीजें ये आपकी क्लियर हो गई हैं, इसको आप आराम से इजी वे में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं कौन सी कंपनी कब आई थी और उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसका इजी वे में आंसर पिक कर सकें। यहां पर है एक तरफ कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष है, और यहां पर भारत में पहली कोठी उन्होंने कहां पर खोली थी उसको जरा आप देखिए। यहां पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है आपको जो मेरे से मतलब कि छिप रहा है मेरे पीछे, तो मैं अपने आप को हिडन कर देता हूं, अब आपको चीजें दिख रही हैं। चलिए, तो पहली कंपनी थी कौन थी? पुर्तगाली थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये थी खासतौर पर कहां? 1498 में ये बनी थी, और कोचीन में इसने पहली कोठी 1503 में खोली थी। फिर उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ये 1602 में इसकी मुस्लिम पट्टनम में पहली थी, और 1605 में इसने अपनी कंपनी स्थापित की थी भारत में। तीसरे आते हैं आपके अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में 1599 1600 में आते हैं, और सूरत में 1608 में अपनी पहली कंपनी ये स्थापित करते हैं। उसके बाद में आते हैं चौथे नंबर पर, जिनको बोलते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1616 में आती है, और 1620 में अपनी पहली कंपनी, मतलब कि आप देखोगे जो आपका ट्रावनकोर है वहां पर ये खोलते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलती है 1668 में। कहां? सूरत में। इसमें और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में ही तो क्या है, टक्कर आपको देखने की मिलेगी, इनके विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे, आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो छठे नंबर पर आते हैं वो आते हैं आपके स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1771 में आती है, और वो खासतौर पर गोहेनबर्ग 1733 में अपना कारखाना खोलती है, और ये बेग भाग के चले जाते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट बन जाते हैं, प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये फैक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसको क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको ध्यान में रखेंगे। चलो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, पुर्तगालियों का आगमन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है। तो पुर्तगालियों का आगमन क्यों हुआ? भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य जो पुर्तगालियों का रहा था, वो इसमें इनका मोटो जो रहा था वो खासतौर पर क्या था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और व्यापार करना। क्लियर? भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय के रूप में आया था वो था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। तो सबसे पहला जो था वो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। अब थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट को आपको समझना है। देखिए, ये जो यूरोपीय वासी आए थे, ये कहां से आए थे? ये यूरोप वासी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि सर ये यूरोप से आए थे। तो यहां पर ये जो एरिया है ये है आपका अरब सागर, अरब ओशन है। यहां आपको इंडियन ओशन मिलेगा, और ये आपका BOB का रीजन है, मतलब कि जो आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, इस अरब सागर वाले क्षेत्र में जो आपके तुर्कीज ये जो उर्वाह करते थे, अरबी थे, इन देशों का यहां पर वर्चस्व होता था इस सागर, इसलिए इसका नाम अरब सागर भी है। अब हुआ क्या, एक्चुअली इनका तो यहां पर वर्चस्व होता ही था, लेकिन चीजें और भी आपको कई देखने के लिए मिलती हैं। वो ये चीजें मिलती हैं कि होता क्या है कि डच पुर्तगाली आते हैं और यहां पे इनको क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, इस क्षेत्र से इनको हरा देते हैं और इस पे अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। पर एक पद्धति जो कि एक लाइसेंस पद्धति थी कि अगर किसी को शिप अरब सागर में उतारना है तो पहले परमिशन लेगी, तो इन्होंने कार्डजे पद्धति को स्थापित किया अरब सागर में। अब वो क्या होगा, अगर आपने लाइसेंस प्राप्त कर लिया, और यहां तक कि अकबर को भी अपना व्यापार करने के लिए अरबों से क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ा था। समझे, इतना वर्चस्व इनका स्थापित हो गया था इस जलीय क्षेत्र में। तो इन्होंने धर्म का प्रचार किया और जल क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाया, और खासतौर पर इस क्षेत्र में ये फले फूले, लेकिन अंदर क्षेत्र में भारत में ये ज्यादातर ना जा सके। तो आपको यहां पर ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर? चलो, तो अगर पूछा जाएगा, इनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, और प्रथम जो आपका
पुर्तगाली वायसराय था वो फ्रांसीसी डी अल्मेडा आपको देखने के लिए मिलता है। अब उसके पश्चात आता है आपका डचों का आगमन। अब देखो डच भारत की तरफ मूव करेंगे और इनका भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही रहेगा, इनका भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि अब होता है भारत में डचों का आगमन, तो पुर्तगाली आए। अब डचों का आगमन क्यों, डचों को क्या जरूरत पड़ी है? देखिए, जब एक कंपनी व्यापार करने के लिए आ जाती है तो दूसरी कंपनी अब प्रतिस्पर्धा उसको देगी, उसको यहां से हराने का प्रयास करेगी, बाईपास करने का प्रयास करेगी। तो डच कंपनी आती है और ये खासतौर पर कब, ये खासतौर पर आपको कब देखने के लिए मिलेगी? ये 1602 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना होती है। कहां से? ये नीदरलैंड से आई थी, कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है। तत्पश्चात इसके अगर हम देखें, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है और ये 1610 में ये प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं जो आपकी पुलिकेट में होती है। तो अब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्लियर तरीके से बता दोगे कि डचों का जो आगमन हुआ, क्योंकि डच एक तरीके से ज्वाइंट कंपनी थी, डच कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इसको कहा जाता है। और ये क्या थी, जैसे मान लीजिए ए और बी है, मानो ए है, बी है और सी है और डी है, इन्होंने क्या हुए, ये एक संगठन बनाया और इस संगठन के तहत इन्होंने कहा ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 25-25 और 25-25 इन्वेस्ट करते हैं एज ए डॉलर, तो कितने हो गए, मान लो इन्होंने 25-25 मिलियन डॉलर जमा किए और 100 मिलियन की एक कंपनी बना ली और ये कंपनी अब भारत से व्यापार करेगी। तो इन्होंने पहला कारखाना कहां खोला था? पुलिकट में खोला था 1610 में। तो आपको यहां पर डचों के बारे में ध्यान रखना है, इनका भी उद्देश्य क्या था? भारत से जितना हो सके व्यापार करना था। तत्पश्चात इसके जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो आते हैं आपके अंग्रेज। कौन आते हैं? अंग्रेज तीसरे नंबर पर आते हैं। ये थोड़े खूंखार थे, खतरनाक थे, इनका उद्देश्य कई ऐसे बदल जाते हैं और ये अपनी शक्ति को विस्तारित करते हैं। इनके समक्ष कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं था जो इनको चुनौती दे सकता था, मात्र ये अंग्रेज इतने सक्षम थे। इसके कई ऐसे कारण थे, तो उन कारणों को भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार देता है। अब देखो कंपनी बनती है और कंपनी बनकर के वो क्या करेगी, वो अब क्या करेगी, भारत में व्यापार करने के लिए आएगी। लेकिन ब्रिटेन की जो खासतौर पर महारानी है एलिजाबेथ टेलर प्रथम, उन्होंने 15 वर्ष के लिए कहा कि जाओ अब 15 वर्ष तक आप व्यापार करो, कोई भी ब्रिटेन से कंपनी नहीं आएगी, केवल आप ही जाओ और व्यापार करो। जागीर से भारत में खासतौर पर व्यापारिक इन्होंने कोठियां खोलने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। उस समय जागीर का शासनकाल हुआ करता था, तो आपसे पूछा जा सकता है ना। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यापारी या कौन कौन व्यक्ति जागीर के दरबार में आए थे, जैसे कैप्टन हॉकिंस की बात होती है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो एक फैक्ट पर हम एक अलग से क्लास लेंगे, वहां पे सारी चीजें है ना, तो वहां से हम कवर करेंगे। लेकिन जो बेसिकली आपका रिवीजन क्लास है वो आपकी इस तरीके से ही शेड्यूल की गई है, तो हम इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं। तो अंग्रेजों का दायित्व इतना ही था और इन्होंने पहली जो कंपनी खोली थी वो कहां पर खोली थी, तो सूरत में खोली थी। ये आपको ध्यान में रखना, पहली कंपनी कहां थी, सूरत में इन्होंने खोली थी, जो मैंने आपको पीछे एक पूर्णतः रूप से डायग्राम में दिखाया। क्लियर? इसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी, जो महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसियों ने ही तो, यही तो थे फ्रांसीसी जो इन्होंने चुनौती दी थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लुई 14वें के शासनकाल में उसके एक मंत्री अल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनीज डेस इंडियाज ओरिएंटल्स की स्थापना की जाती है। एक कंपनी बनाएगी और 1667 में फ्रांसीसी कैरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचता है। किसकी अध्यक्षता में? फ्रांसीसी कैरान की अध्यक्षता में एक दल था जो फ्रांस से चला और भारत पहुंचता है। और 1668 में ये पहली कंपनी अपनी सूरत में ही खोल देते हैं। अब देखो
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में है, फ्रांसीसी कंपनी सूरत में है, तो प्रतिद्वंदी तो होंगे ही। दोनों में अब लड़ाइयां देखने के लिए मिलेंगी, दोनों में प्रतिरोध की भावना अब आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उन सबको डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। चलो, क्योंकि हमें जानना है ना आगमन जो हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है और किस तरीके से आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी बनाम फ्रांसीसी कंपनी। अब देखो, ब्रिटेन की कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य कई ऐसे युद्ध होते हैं, कई ऐसी चीजें आपको घटना घटी हुई दिखाई देंगी। उसमें सबसे पहली होती है क्योंकि 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों प्रतिद्वंदियों को यहां से समाप्त कर दिया था। उसके कारण क्या थे? क्योंकि जो अंग्रेज थे उनमें राष्ट्रवादी एकता थी, उसमें सेना का नेतृत्व था और सुशिक्षित प्रशिक्षित उनके सैनिक थे। इन सब के अलावा उनके पास में आधुनिक हथियार थे, तो वो किसी भी प्रतिद्वंदी को क्या थे? मार गिराने में सफल हो जाते थे, क्योंकि उनका नेतृत्व राष्ट्र के लिए होता था। वो ब्रिटेन के लिए लड़ते थे, वो केवल स्पेसिफिक नहीं, वहां पे कंट्रोल होता था, महारानी उसको कंट्रोल कर रही थी। तो इसलिए वो इजी वे में क्या थे? किसी भी कंपनी को यहां से भगा दिया करते थे। इन सब के अलावा अगर हम देखें, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस का एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया और 1760 का वंडीवास युद्ध, 1760 का वंडीवास युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुआ। और इस युद्ध के माध्यम से ही जो आपकी फ्रांसीसी कंपनी थी, जो आपकी फ्रांसीसी कंपनी थी, ये भारत में इसकी सत्ता समाप्त होती हुई आपको मिलेगी। क्लियर? तो यहां पे समाप्त होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आयर कूट ने किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी इस वंडीवास युद्ध में। लेकिन सर, इसके पहले तो कई ऐसी चीजें घटित हुई थी भारत में, बिल्कुल हुई थी। उसमें अगर हम देखें, कर्नाटक के युद्ध हुए थे, कर्नाटक के युद्ध भी तो हुए थे महोदय। तो चलिए कर्नाटक के युद्धों को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे वो क्या थी उनकी स्थिति। तो कर्नाटक के युद्धों को पहले जान लेते हैं। किसके बारे में? कर्नाटक के युद्ध। देखिए, कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं और तीनों युद्धों को जरा समझना। कर्नाटक में 3 युद्ध आपको मिलते हैं और तीनों आपको युद्धों को समझ लें। यह है प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह है सेकेंड कर्नाटक युद्ध और यह है थर्ड कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के कारणों की अगर हम बात कर लें, इनको अगर हम देखें, कारण था कि एक्चुअली हुआ क्या था, जो ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया था, फ्रांस के एक शिप पर आक्रमण कर दिया गया था। और जब फ्रांस के एक शिप पर आक्रमण कर दिया गया तो फ्रांस प्रतिद्वंदी भी बन रहे थे भारत में, तो दोनों में क्या था? युद्ध हो गया। उसके पहले ऑलरेडी पहले से युद्ध हो रहा था। वहां पर फ्रांस में और खासतौर पर जर्मनी के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उस समय का यूरोप का सबसे समृद्ध और प्राकृतिक संसाधनों से सुसज्जित एक देश है। वहां पर कोयला है, लोहा है। अब कोयले को आप पिघला करके लोहे से क्या कर सकते हैं? आप उसका आप देखोगे कोयले से पिघला करके लोहे को अब आप उसके हथियार बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के औजार बना सकते हैं। तो उसको लेकर के भी उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो रहा था। लेकिन इसमें जो चिंगारी डालने का काम कर दिया, वो काम कर दिया था किसने? जब फ्रांसीसी जो बेड़ा था उस पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। तो वहां से युद्ध स्टार्ट होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1744 से 1748 के बीच में। कब से हुआ था? 1744 से 1748 तक ये युद्ध होता है। अब इस युद्ध में आपके 2 ही प्रतिद्वंदी देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ आपको ब्रिटिश और वर्सेस आपको फ्रांसीसी मिलेंगे। इस युद्ध में क्या होता है? दोनों की निर्णायक जीत होती है। आपको कि सर ये क्या हुआ, दोनों की जीत कैसे हो जाएगी? देखिए हुआ क्या था, जब ये युद्ध हो रहा था तो वहां पर फिर एक राउंड टेबल बुलाई गई यूरोप में ये राउंड टेबल बुलाई गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फ्रांसीसी जो गवर्नर उस समय हुआ करता था डुप्ले, बड़ा सक्षम शासक था फ्रांसीसी डुप्ले, उसकी पॉलिसी बड़ी ताकतवर थी और अंग्रेज थोड़े से इसके सामने डरते थे।
तो इसमें क्या हुआ था, एक संधि कर दी गई थी और संधि के तहत में ये युद्ध क्या था आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, एक्सेलापा की संधि की गई थी। क्या की गई थी, एक एक्सेलापा की संधि हुई थी और संधि के तहत में ये युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद होता है सेकंड युद्ध। जब सेकंड युद्ध आपका होता है, क्योंकि ब्रिटेन को मद्रास वापस मिल जाता है इसके माध्यम से, और ये संधि होती है एक्सेलापा की, जो कि 1748 में होता है। अब ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन था ये मद्रास में चला जाता है, इसको मद्रास मिल जाता है ब्रिटेन को, और एक्सेलापा की संधि के अनुसार ये युद्ध समाप्त हो जाता है 1748 में, दोनों की बराबरी पे। ठीक है, वहां घोषणा हो जाती है यूरोप में और यहां पर युद्ध समाप्त हो जाता है। सेकेंड जो युद्ध होता है वो होता है आपका 1749 से 54 के बीच में, 1749 से 54 के बीच में ये युद्ध होता है। अब ये जो युद्ध हुआ इसमें भी दोनों ही थे, इसमें भी दोनों ही थे, एक तरफ ब्रिटिश था और एक तरफ आपका कौन था, फ्रांसीसी थे। ये दोनों युद्ध में फिर से उतर आते। अब हुआ क्या है, फ्रांसीसियों ने युद्ध करना शुरू कर दिया है, फ्रांसीसियों ने युद्ध करना शुरू कर दिया है। अब जो फ्रेंच कंपनी थी, क्योंकि मुद्दा जो छुटा हुआ था वो खासतौर पर होता है जो हैदराबाद के नवाब थे उनको बैठाना था, और उन्होंने खासतौर पर कर्नाटक के नवाब पर आधिपत्य स्थापित करना था। उस कंडीशन में हुआ क्या, जो फ्रांसीसी थे ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे, जो फ्रेंच कंपनी थी तो हैदराबाद की तरफ से डुबले था सेकंड में भी, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये खासतौर पर किधर से, कर्नाटक के राजा की तरफ से लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इसमें युद्ध हुआ, लेकिन यहां पर जो थी ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसकी निर्णायक हार हो गई, और ये इसमें डुप्लेसिस का नेतृत्व करता है। और संधि होती है इस समय, कौन सी संधि होती है आपकी, किसकी, पड्डीचेरी की संधि। क्या होती है, पड्डीचेरी की संधि होती है, और युद्ध आपका समाप्त हो जाता है, जो कि 1754 में इसके साथ समाप्त हो जाती है। क्लियर। तत्पश्चात उसके फिर होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, और इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, जो कि आपका 1758 से ये 1763 तक युद्ध होता है। दोनों यही भिड़ रहे थे, एक तरफ ब्रिटेन की कंपनी थी और एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी थी, दोनों यही भिड़ रहे थे, दोनों में बात चल रहा था। लेकिन चीजें कुछ बदली, यहां पर बदली ये कि यहां पर सत्ता को लेकर के अधिकार था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, अब देखो यहां से क्या होगा, सेकंड जब कर्नाटक का युद्ध हुआ था आपका 1749 से 54 के बीच में, और पड्डीचेरी की संधि हुई, युद्ध समाप्त हुआ, और समाप्त होने के पश्चात यहां से जो डुप्ले था उसको भारत से वापस बुला लेते हैं फ्रांस। अब उसकी जगह लाली को भेजते। अब ये लाली इतना अवगत नहीं था और इतना सक्षम नहीं था। लाली आता है 14-15 आप देखोगे बेड़ों के साथ में भारत पहुंचता है, उसका आगमन होता है, स्वागत रखा जाता है, सारी चीजें होती हैं। और जब 1758 से 63 का युद्ध होता है ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच में, तो यहां पर ब्रिटेन की सत्ता स्थापित हो जाती है, और फ्रांस की शक्ति जो आपका काउंट डी लाली था ये हार जाता है, और हारने के पश्चात यहां पर ब्रिटेन की सत्ता आप देखोगे स्थापित हो जाती है, और इसी को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो आपका कर्नाटक का तृतीय युद्ध था। और यह भी ध्यान में रखना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, भारत से फ्रेंच कंपनी की सत्ता खासतौर पर समाप्त हो जाती है, और एक संधि होती है पेरिस की संधि। कौन सी संधि होती है, माफ कीजिएगा, पेरिस की संधि होती है, और यह संधि होती है आपकी 1763 1763। और पहले वाले युद्ध में कौन सी संधि होती है, वो बोलते हैं एक्सेलापा की संधि होती है। एक्सेलापा की संधि होती है, और यह संधि हुई थी आपकी 1748। क्लियर। तो ये कर्नाटक के युद्ध थे, जो आपको क्या है वास्तविक रूप से याद रखने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे उस पे पॉइंट पे पुनः चलते हैं। तो यहां पर कंपनी बनाम फ्रांसीसी कंपनी होती है, लेकिन एक बंदीवास के युद्ध के तहत यहां से फ्रांसीसी कंपनी पूर्ण रूप से भारत से क्या थी, समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात इसके आता है डेनिश कंपनी का भारत में आगमन होता है, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो कि 1616 में इसकी स्थापना होती है। 1620 में यह वैंकूवर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित करती है। आपसे पूछा जाएगा तो वैंकूवर पूर्वी तमिलनाडु में, ठीक है।
डेन्स का अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक क्या थे, मिशनरी थे। थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनका उद्देश्य ही था कि धर्म का जितना हो सके प्रचार प्रसार किया जाए और प्रचार प्रसार करके अपनी जितने भी दायित्व को, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी के धर्म को जीत जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर आज कृष्ण जी को जीत गए, अगर आप मान लीजिए भारत में किसी धर्म पर आप राज शासन करना चाहते हैं, तो बस लोगों का ब्रेन वॉश कर दो, जो पिछले वर्षों में कुछ हुआ भी है, तो उससे क्या हो जाता है, चीजें आपकी 50% हो जाती है। तत्पश्चात उसके 1845 में डेन्स ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। तो ये बेच बाचकर 1845 में ही कौन थे, डेन्स भारत से चले जाते, क्योंकि ये इतने प्रतिद्वंदी थे ही नहीं कि लड़ सकते थे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, अब होती है आपकी भारत में क्या, अब भारत में कई नई चीजें आपको घटित होती दिखेंगी और एक उसमें से आता है आपका बंगाल में खासतौर पर कंपनी की सत्ता, मतलब कि ब्रिटेन की सत्ता की स्थापना। अब ब्रिटेन की सत्ता बंगाल में कैसे स्थापित होती है, तो उसी को हम आपसे क्या है समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेता हूं। देखिए भारत में अगर ब्रिटेन की सत्ता की अगर हम बात कर ले, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है और यहां पर कंपनी क्या है जीतती हैं और हारती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि जो कर्नाटक के युद्धों के पश्चात में यहाँ पर जो बंगाल में इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया, तो उसका रीजन क्या है और किस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर, चलिए तो एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे। देखिए है क्या, जो बंगाल हुआ करता था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। इसका एक वायसराय हुआ करता था, इसका एक दीवान हुआ करता था, कौन, दीवान हुआ करता था बंगाल का दीवान। और जो बंगाल का दीवान था, इसको खासतौर पर मुर्शीद कुली खां कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुर्शीद कुली खां इसको कहा जाता था। यहां पर यह शासन करता था। पहले जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वो ढाका होती थी, लेकिन ये ढाका से क्या है मुर्शिदाबाद एक स्थान बचाता है और वहां पर अपनी कैपिटल को स्थापित कर लेता है। तो औरंगजेब की सत्ता के पश्चात होता क्या है, भारत में जो मुगल काल था उसकी जो शक्ति है वो आपको सीमित देखने के लिए मिलती है। चलिए, तो यहां पर कई ऐसे शासक थे। देखो हुआ क्या था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो इसके थे, इसमें 3 प्रतिद्वंदी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जिनको बोलते हैं उत्तराधिकार राज्य। क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार राज्य आप यहां पर पढ़ते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कुछ पढ़ते हैं आप विद्रोही राज्य, जो इनका खासतौर पर विद्रोह करते थे। और कुछ पढ़ते हैं आप बाहर के राज्य, जो बाहरी शक्तियां थी। जो उत्तराधिकार राज्य थे, इसमें आप 3 चारक को पढ़ते हैं। अगर हम उनकी बात कर लें तो कौन कौन से, एक आप उसमें से बंगाल पढ़ते हैं, एक हैदराबाद पढ़ते हैं और एक आप अवध पढ़ते हैं। ये आपको 3 खास तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें से एक की हम बात कर रहे हैं बंगाल। जो विद्रोही राज्य थे इसमें 2 थे, एक थे मराठा और एक थे सिख और एक थे जाट। चूरणमल जाट, बदन सिंह जाट आपने पढ़े होंगे भरतपुर के। बाही राज्यों में आपको जो देखने के लिए मिलता है 2 ही मिलते हैं। एक मिलता है त्रावणकोर, त्रावणकोर के राजा, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, और केरल वाले क्षेत्र के। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन उस समय की हुआ करती थी। लेकिन यहां पर हमने जो बात की, हमने बात की है बंगाल से, आपको स्टार्ट किया है, तो चीजों को बंगाल से हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बंगाल वाले इस पोर्शन पर आते हैं और चीजों को कंप्लीट तरीके से देखते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट तरीके से देखते हैं। अब जरा समझना, मैं उसे पुनः रिफ्रेश कर देता हूं। अब होता क्या है, जो बंगाल में स्थापित होता है, तो यहां पर मुर्शीद कुली खां होता है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। लेकिन चीजें बदल जाती हैं। मुर्शीद कुली खां कई ऐसे कार्यक्रम करता है यहां पर, कई ऐसे कार्यक्रम करता है यहां पर, ठीक है, कई ऐसे कार्यक्रम करता है। यहां पर दीवान और सूबेदार यही हुआ करता था। उत्तराधिकार इसका दामाद बनता है।
तो सबसे पहले आपको क्या है, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, ये रहता है। ये कौन था यहाँ का, ये दीवान था और उसके साथ साथ यहाँ का सूबेदार था। फिर उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना वो इसका दामाद था, इसी का दामाद था जिसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था, सुजाउद्दीन। अब ये जो सुजाउद्दीन है इसका जो उत्तराधिकारी बना वो इसका अपना खुद पुत्र था। कौन था, इसका पुत्र था जिसका नाम था सरफराज खां। ये जो सरफराज खां था ये बनता है 1740 के पास में। कब बनता है, ये बनेगा 1740 के पास में। लेकिन होता क्या है, ये 1740 में यहां पर सरफराज बनता है तो मराठा इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और मराठा आक्रमण करने के पश्चात, क्योंकि बंगाल आज का बंगाल जो दिखता है वो नहीं था, बल्कि इसमें आपका पूरा बंगाल बांग्लादेश था, त्रिपुरा का रीजन इसके अंतर्गत आया करता था, असम का बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, उसके साथ साथ बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था, मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल का। अब उस स्थिति में क्या है, ये उड़ीसा के क्षेत्र पर जो मराठा आक्रमण करते हैं और यहाँ पर क्या है, चौथ व्यवस्था को स्थापित करते हैं। मराठाओं की दो व्यवस्था आप पढ़ते हैं, सरदेशमुखी और चौथ, दोनों ये टैक्स से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलती है। तत्पश्चात इसके अलीवर्दी खां अब यहां पर आता है और दोनों में ये युद्ध होता है। और फिर मुर्शीद कुली खां, क्योंकि 1700 बंगाल का सूबेदार बना, ढाका से इसने कैपिटल अपनी स्थानांतरित कर दी, मुर्शिदाबाद बनाया, इसने इजादेदारी व्यवस्था की शुरुआत करी जो भू राजस्व से संबंधित थी। तो यहां पर ये बंगाल हुआ करता था। क्लियर। उसके बाद में कौन यहां पर आ जाता है, क्योंकि जब इसको हरा देता है सरफराज को, फिर उसके बाद में आता है यहां पर मुर्शीद कुली खान के बाद में एक नया शासक जन्म लेता है, एक नया शासक जन्म लेता है जिसको कहते हैं अलीवर्दी खां। क्या कहते हैं, अलीवर्दी खां। अब इसके बाद में कौन आएगा, अलीवर्दी खां। ये जो अलीवर्दी खां है इसके कोई खुद का पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो खासतौर पर हुआ क्या, इसकी बहन थी, इसकी बेटी थी, तो इसने अपनी बेटी के बेटे को गोद ले लिया था। वो इसी के दरबार में रहता था, जो आगे चल के आप पढ़ोगे जिसके बारे में, अलीवर्दी खां, ठीक है। और उसके बारे में आप पढ़ते हैं सिराजुद्दौला, पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला, ये था सिराजुद्दौला। अब ये जो सिराजुद्दौला था ये इसकी पुत्री का पुत्र था अलीवर्दी खां की, क्योंकि इसने सरफराज खां को पराजित कर दिया था और फिर ये शक्ति पर बैठा था और पूर्ण रूप से इसने जो आपकी मुगल सत्ता थी उसका बहिष्कार कर दिया और अपनी नीति पॉलिसी इसने लागू करी थी बंगाल के इस क्षेत्र में। अब देखिए जो आपका सिराजुद्दौला था इसको लेकर के भी चिंताओं का विषय बना, क्योंकि 1717 के आसपास जो कंपनी थी वो निःशुल्क व्यापारिक गतिविधियों का क्या थी, एक फरमान प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है, फरमान प्राप्त कर लेती है कि कंपनी बिना टैक्स के क्या होगी, बंगाल से व्यापार करेगी। और ये बंगाल को इसलिए चुन रहे थे क्योंकि बंगाल एक अपॉर्चुनिटी से भरपूर था। यहाँ पर खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान था, बहुत सारी चीजें, मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन थे यहाँ पर भरपूर थे, तो उनको इजी वे में यहाँ से क्या था, वो व्यापार कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। और इन्होंने यहां से खूब दबाकर व्यापार किया। और जैसे ही इन्होंने व्यापार किया तो कंपनी को क्या था, फरमान प्राप्त था कि आप आइए और व्यापार कीजिए विदाउट टैक्स के। भारतीय रजवाड़े टैक्स देंगे लेकिन कंपनी टैक्स नहीं देगी। अब ऐसी स्थिति में जो इसके कर्मचारी थे वो इसका क्या करते थे, दुरुपयोग कर रहे थे। जिनको अधिकार प्राप्त था विदाउट टैक्स के व्यापार करने का, तो इसका कंपनी के जो अधिकारी थे वो मिसयूज कर रहे थे। उस कंडीशन में कहा सिराजुद्दौला ने कि आप मुझे टैक्स पे करो, पहली बात। दूसरी बात, जो आप किलेबंदी कर रहे हो कि ये कोठी वगैरह बना रहे हो यहाँ पर कल कारखाने, ये मत बनाओ क्योंकि आप व्यापार करने के लिए आए हो। ये दोनों बना रहे थे, एक तरफ फ्रांसीसी बना रहे थे और एक तरफ ये भी। तो ये नहीं माने, फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला ने वो काशिम बाजार का दृश्य याद कीजिए, जहां पर 123 पुलिस कर्मियों को वो 14x12 के रूम में ठूस ठूस के भर देता है। उसमें से 13 से 14 व्यक्ति बचते हैं और वो जाकर के जब जाकर के वहां पर ब्रिटेन के अधिकारी को बात सुनाते हैं तो उसकी रूह कांप जाती है।
है ना। तो वो आपने घटना जिसको ब्लैक होल के नाम से उस घटना को जाना जाता है, कासिम बाजार की जो घटना थी, ब्लैक होल के नाम से उसको घटना को जाना जाता है। कई बार प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अवध के संस्थापक हैं सादत खान बुरहान उल मुल्क, जो कि 1722 से 24 में आपको मिलते हैं। हैदराबाद के संस्थापक हैं निजाम उल मुल्क, जो कि 1724 से आपको 48 में मराठाओं द्वारा इनको पराजित कर दिया गया। तो यहां पर अब चीजें क्या हो जाती हैं, बंगाल में फिर ये स्थापित होते हैं। फिर आपको बंगाल के क्षेत्र में ही आपको प्लासी का युद्ध मिलेगा। उस प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी पूर्ण रूप से स्थापित होती है। और बंडीवास के युद्ध ने तो क्या कर दिया, कंपनी को पूर्ण रूप से स्थापित ही कर दिया। और फिर वो अपनी गतिविधियां करती रहेगी। सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब देखते हैं। ये एक बैकग्राउंड था जो मुझे तैयार करना था आपके मस्तिष्क में। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण था प्लासी का युद्ध। ये जो प्लासी का युद्ध था, ये इसलिए लड़ा गया था क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो प्रतिद्वंदी के रूप में कंपनी को एक्टिविटीज करने नहीं दे रहा था। तो इसलिए क्लाइव के नेतृत्व में ये कंपनी और बंगाल के बीच में सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध लड़ा गया। यहां पर लालच दिया गया था जो इसके नेतृत्व करता थे, जो इसके सैनिक थे, जैसे मीर कासिम, मीर जाफर और भी एक दो जने थे। क्योंकि उनको बाद में क्या हुआ, लालच दिया गया कि सिराजुद्दौला के पश्चात हम आपको क्या करेंगे, यहां का नवाब बनाएंगे, है ना, लेकिन डिमांड ऐसी रखेंगे कि आपसे भी पूर्ति नहीं होगी। और ये उन्होंने किया। तो ये 23 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। मुर्शिदाबाद की नदियों, जिसे गंगा किनारे एक तरीके से प्लासिक नामक स्थल पर यह होता है। और ये किसके मध्य था, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें थोड़े ही इसके कर्मचारी थे और देखो यहां पर ये हार जाता है। तो यहां पर क्या होता है, सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, यहां से अपनी जान बचाकर भागता है। और मीर जाफर का जो पुत्र बंगाल में रहता है वो इसको मार देता है। यहां से तो भाग जाता है लेकिन वहां पे मार देता है। परिणाम रूप होता है कि बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण आ जाता है और बंगाल का नया नवाब बनता है मीर जाफर, जो अंग्रेजों के हाथे एक कठपुतली मात्र बन गया था। उसके साथ कई ऐसी क्या रखी गई थी, कई ऐसी मांगे रखी गई, डिमांड रखी गई कि आपको ये डिमांड पूरी करनी है। अब कंपनी क्या करेगी, व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को क्या कर देगी, बांटेगी। अब पूर्ण रूप से वो सक्षम हो जाएगी। प्रशासनिक शक्तियां किसको देगी, जो यहाँ का नवाब होगा। व्यापारिक शक्तियां पूरी की पूरी अपने अंडर में अब कंपनी रखना शुरू कर देगी इसके माध्यम से। क्लियर, चलो। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो सपोर्ट भी करें, शेयर भी कर दिया करें स्टूडेंट्स को। फिर उसके पश्चात आता है आपका बक्सर का युद्ध। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात कर लें तो यह होता है 23 अक्टूबर 1764 को। मध्य हुआ था अंग्रेजों मतलब कि हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम के बीच में। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अवध के नवाब और सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल थे। वहां पे तो कहा जा रहा था कि एक धोखा किया गया है, लेकिन ये वास्तविक लड़ी गई लड़ाई थी। और इस लड़ाई के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि जो मीर कासिम है और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल जो आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन सेना लड़ रही थी, लेकिन फिर भी यहां पर जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे। मुनरो ने ऐसा उसको प्रतीत किया था। और देखो ये तीन रजवाड़ों की सेना है और अकेले हेक्टर मुनरो की सेना है। बहुत 2900 लगभग ये सैनिक थे इसके, और उनसे ही जीत जाता है। परिणाम निकलता है कि कंपनी, व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक अपशक्ति में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। और कंपनी का अधिकार केवल बंगाल तक ही नहीं बल्कि अवध और मुगल शासन तक पहुंच गया था। आप अगर एक शब्द में कहें तो ये अवध होते हुए सीधा दिल्ली तक चला गया था, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसी समय 1765 में दो संधि होती हैं। 1765 में दो संधि आपको मिलेंगी। एक आप करते हैं इलाहाबाद की संधि। 23 अक्टूबर 1764 को खासतौर पर देखने के लिए मिला। और उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच में संधि और मुगल सम्राट के बीच में संधि होती है। दो संधि हुई थी। एक हुई थी आपकी 14 अक्टूबर 1765 और एक हुई थी 16 अक्टूबर 1765। ये दो संधियां आपको मिलेंगी। कंपनी को खासतौर पर बंगाल और बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अब प्राप्त हो जाएगा और कंपनी अब यहां पर व्यापारिक गतिविधियां करना शुरू कर देगी।
अब होता है स्टार्ट आपका भारत में द्वैध शासन। क्या होता है? द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या है? इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है, और जबकि निजामत मतलब कि फौजदारी संबंधी अधिकार बंगाल के अल्पवयस्क नवाब निजामुद्दौला के हाथों में रहता है। तो जरा समझना, द्वैध शासन ऐसे हुआ कि होता क्या है, जो आपकी मतलब कि फौजदारी और दीवानी, ये दो तरह की शक्तियां थी। फौजदारी शक्तियां जो रही वो खासतौर पर क्या रही थी? बंगाल के नवाब के बीच में रही। क्लियर? और दीवानी जो शक्तियां थी ये खासतौर पर जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार में चली गई। तो इसी को कहते हैं द्वैध शासन, मतलब कि दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों का विभाजन कर दिया गया। इसी को द्वैध शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आप इस द्वैध शासन को अलग अलग समय पर परिवर्तित होकर देखेंगे। कुछ यहां पर जो आरक्षित विषयों में आप पढ़ते हैं 1919 में जाकर के, कि कुछ आरक्षित विषय होंगे तो कुछ आपके स्थानांतरित विषय होंगे। कई बार यहां पर आप कार्यपालिका और विधायिका के बारे में द्वैध शासन पढ़ते हैं। तो द्वैध शासन जो टर्मिनोलॉजी है ये समय समय के अनुसार बदलती हुई प्रतीत होगी आपको। इट इज क्लियर है ना? चलो, क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो दीवानी है और निजामत है, दीवानी मतलब कि कंपनी के अधिकार में और निजामत मतलब कि नवाब के अधिकार में, इसी को द्वैध शासन कहा गया है। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए हमने पिक्चर लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1772 में वॉरेन हैस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होते ही रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का अंत कर दिया। मतलब कि जो आपका क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया था, यही निजामत और दीवानी, इसको क्या था, अब समाप्त कर देगा। कौन? हैस्टिंग्स। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये ध्यान में रखना, ये बंगाल का पहला गवर्नर। द्वैध शासन समाप्त होते ही दीवानी प्रबंधन के साथ साथ अब दीवानी और न्याय उत्तराधिकार भी कंपनी पर आ गया। अब सारे के सारे राइट्स कौन देखेगा? अब कंपनी देखेगी। अब यहां पर नवाब को नहीं रखा जाएगा, नवाब की जो पद्धति है वो बंद ही कर दी जाएगी, समाप्त कर दिया जाएगा उसको। ये आपको चीजें मिलेंगी। अब आता है आपका, क्योंकि यहां से इसने कंपनी ने प्रतिद्वंदियों को हटा दिया है, समाप्त कर दिया है, कर्नाटक के युद्ध में बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को। ठीक है, अब होता क्या है जरा समझना, ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है और ब्रिटिश शासन में कंपनी का शासन, ये जो हम आपसे डिस्कस करेंगे ये है खासतौर पर किसका? कंपनी का शासन। और ये कंपनी का शासन आप देखोगे इसको आप तीन भागों में बांटते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। पहला बांटते हैं वाणिज्यिक चरण, दूसरा है औद्योगिक चरण और तीसरा है आपका वित्तीय चरण। क्लियर? इसमें जो आपका वाणिज्यिक चरण है ये स्टार्ट होता है 1757 से 1857 तक। क्लियर? ये जो वाणिज्यिक चरण है आपका 1757 से 1857 का, इसमें कंपनी का उद्देश्य रहेगा, दो उद्देश्य रहेंगे। पहला है विस्तार बढ़ावा देना। ठीक है, विस्तार, भू राजस्व प्राप्त करना। दूसरा रहेगा भू राजस्व जितना हो सके प्राप्त करें, और इस भू राजस्व को क्या करना है? कंपनी में निवेश करना है। इनका उद्देश्य ये रहा है कि अब ये कंपनी में निवेश करेंगे और कंपनी में निवेश करने के पश्चात ही क्या होगा? चीजें इनकी परिवर्तित होती हुई चली जाएगी। तो इट इज क्लियर? अगर यहां तक चीजें क्लियर तो मुझे बताइएगा, आगे फिर सेशन को बढ़ाते हैं। ये तो उम्मीद करते हैं कि आपको आनंद की अनुभूति हो रही होगी और चीजें क्लियर होगी। तो यहां पर क्या करेगी? वाणिज्यिक नीति को व्यापार में जितना हो सकेगी राजस्व प्राप्त करना और उसको निवेश करना और अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ावा देना, कंपनी का यही उद्देश्य रहेगा और इससे ज्यादा उद्देश्य नहीं मिलेगा। चलिए तो आइए अब देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, क्योंकि ब्रिटिश की साम्राज्यवाद का जो स्वरूप आपको मिलता है उसमें सबसे पहले आता है आपका वाणिज्यिकवाद, जिसमें आपका 1757 से 1813 आता है।
दूसरा आता है मुक्त व्यापार, मतलब कि खासतौर पर औद्योगिक व्यापार कहते हैं इसको, 1813 से 57 में। और वित्त आप देखोगे साम्राज्य आता है, ये आपका कब आएगा, 1858 से 1947 तक। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाणिज्यवाद, जो कि आपका स्टार्ट होता है 1757 से 1813। देखिए वाणिज्यवाद का स्वरूप मूल रूप से क्या था, संरक्षणवादी था, और यहां पर कंपनी द्वारा अपने आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था। ये आर्थिक हितों को क्या कर रही थी, संरक्षित कर रही थी। उद्देश्य भू राजस्व प्राप्ति, बस इसका यही उद्देश्य था, जितना हो सके भू राजस्व प्राप्ति हम कर सके। कंपनी ने भारत में मौजूद फ्रांस जैसी विदेश व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, और दूसरी ओर भारतीय शासकों से आधिकारिक व्यापारिक लाभों का अधिकारों को भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो उसने ये दोनों काम कर लिए। यहां से जो आपकी प्रतिद्वंदी कंपनियां थी उनको भी भगा दिया, और जो यहां पर भारतीय शासक हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, उनसे भी व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित कर लिया, और पूर्ण रूप से दीवानी और निजामत अधिकार भी अपने अंडर में रख लिए। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रमुख उद्देश्य थे खासतौर पर भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर भू राजस्व प्राप्त करना। तो दो ही है, पहला और दूसरा, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, व्यापारिक एकाधिकार विस्तार हो सके जितना, और दूसरा भू राजस्व प्राप्त करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना। चलो कृषि एवं उद्योग पर प्रभाव, क्योंकि इस समय देखो होता क्या है, जब कंपनी अपनी व्यापारिक अधिकारियों को बढ़ाएगी तो उसका उद्देश्य रहेगा जितनी हो सके नकदी फसलों को उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नकदी फसलें, वो चाय का, कॉफी का, ये बगान नील का वो उत्पादन करवाने का प्रयास करेंगे। कच्चा माल उनको चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विदेशों में मांग बढ़ने के कारण भारतीय ग्रामीण उद्योगों का विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ। देखो होता क्या था, ये लोग क्या करते थे, क्योंकि विदेशों में क्या थी, लगातार कंटिन्यूअसली मांग बढ़ रही थी भारतीय माल की। तो ये कंपनी क्या करती थी, मान लीजिए इधर ले लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर ले लेते हैं जो आपका गांव है। क्लियर, आप जरा समझ, ये कंपनी क्या करती थी, क्योंकि गांव के लोग ऐसा तो नहीं था कि वो जाकर के यूरोप में बेचेंगे, तो ये कंपनी क्या करती थी, इनसे क्या करती थी, ये क्या करती थी, मानो कि एक वस्तु को 50 रुपए में ये खरीदती थी। क्लियर, और फिर होता क्या था, इसको बाजार में क्या थी, बेच देती थी, लेकिन पुनः वापस लाके इसको तैयार करके मान लीजिए कि वो 45 रुपए में क्या थी, पुनः गांव के लोगों को, किसानों को, जमींदारों को बेचती थी। तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 रुपए का लाभ ही तो हो रहा है ना, 5 रुपए का लाभ हो रहा है गांव को। लेकिन हो क्या रहा था वास्तव में, वास्तविक कुछ और थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि जो किसान होते थे, अब मान लीजिए किसान है और किसान का एक खेत है, तो इसमें 50-50 वो उत्पादन करता था। क्या करता था, 50-50 उत्पादन करता था। 50-50 का मतलब यहां पर ये हुआ, आधे में वो अपने हिसाब से फसल उत्पादन करता था और आधी फसल में ब्रिटेन के हिसाब से करता था। जब इसको 5 रुपए का लाभ हो रहा था, तो जब ये खेती करेगा किसान, तो इसमें क्या चाहिए, सिंचाई भी चाहिए। अब सिंचाई पर क्या लगता था, कर लगता था, उत्पादन कर लगता था, सिंचाई कर लगता था, उत्पादन कर लगता था, रखाई कर लगता था। ये क्या करते थे अंग्रेज, इनका कोई सिपाही वहां से गुजर जाता था और बस कहते थे हम इसको रखा भी रहे हैं, आपकी खेती को रखा रहे, ये भी कर। मतलब कि इतने प्रकार के टैक्स लिए जाते थे इनसे, जिसके चलते ये इनको अपनी जेब से और पैसे देने होते थे। तो इनकी ऋण हुई थी, भारतीयों को लाभ तो प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तविक जो लाभ प्राप्त हुआ वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस काल में कंपनी ने, आप देखोगे, दंडी व्यवस्था को क्या था, व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। समाज पर प्रभाव क्या हुआ है इसका, समाज पर प्रभाव, वाणिज्यवाद के चरण में कंपनी ने भारत के सामाजिक हस्तक्षेप की, मतलब कि इन्होंने कहा हम समाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समय कोई समाज सुधारवादी कोई कदम नहीं उठाएंगे, केवल उद्देश्य फोकस क्या है, व्यापार को बढ़ावा देना। कोई समाज में सुधार नहीं। सती प्रथा ठीक है, बाल विवाह ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे दास प्रथा ठीक है, पर्दा प्रथा ठीक है, इनके लिए सब ठीक है इस समय, क्योंकि इनका उद्देश्य है जितना हो सके व्यापारिक लाभ कमा लो। लेकिन 1813 के पश्चात इनकी चीजें बदल जाएंगी और ये फिर इसमें हस्तक्षेप करना भी शुरू करेंगे।
अंततः 1813 तक भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश से प्रतिबंधित रखा गया था, लेकिन इसके बाद में तो फिर ईसाई मिशनरी भारत में आने लगे और फिर आपको समाज सुधार भी देखने के लिए मिलेगा। किंतु भारत में राजस्व व्यवस्था के कुशल संचालन और प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन की आवश्यकता दिखती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, 1740 में कलकत्ता मदरसा बनाया जाता है और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। 1784 में ब्रिटिश आप देखोगे एशियाटिक सोसाइटी जैसी संस्थाओं का गठन होता है। तो आप जो भी विद्यार्थी इस क्लासेस को देख रहे हैं, आपको कमेंट्स में बताना है क्या कि मदरसा जो आपकी कलकत्ता में बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। और बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। तो ये आपको तीन आपको क्या है कमेंट्स में बताने हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको तीन ही एक व्यूअर्स को 3 सदस्यों को शेयर भी करना है और इनके 3 का आंसर भी दीजिए और फीडबैक देते चलिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें ये क्लियर हो रही हैं। अब आता है ओरिएंटलिज्म मतलब कि प्राच्यवाद। ये प्राच्यवाद क्या है सर, इसको जरा समझते हैं। देखिए, इसके माध्यम से अंग्रेजों का प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा। प्राच्यवाद मतलब कि हम प्राचीन, ओरिएंटलिज्म, हम प्राचीन जो आपकी धार्मिक संस्कृति है, कला है, उसको जानेंगे। पहले इन्होंने भारतीय धार्मिक संस्कृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया, उसको समझ लिया, जान लिया और फिर उसको जान करके ही भारतीयों पे इतना ही उन्होंने समाज में हस्तक्षेप करना शुरू किया। भाई जब इन्होंने भारतीय दर्शन को पढ़ा, भारतीय कानून को पढ़ा, भारतीय जो आपकी चीजें थी उनको जाना और जानने के पश्चात इन्होंने कहा अच्छा मनुस्मृति में है बाल विवाह, दास प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, तो इन्होंने फिर उसके प्रति कानून बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही विचारधारा विकसित हुई और एक प्राचीन काल में भारतीय समाज पश्चिमी समाजों की तुलना में अत्यंत उन्नत और संस्कृत एवं विकसित अवस्था में था। तो ये भी देखने के लिए मिला। फिर उन्होंने अच्छी चीजें भारत से सीखी और अपने देश में लागू करी, लेकिन जो कमियां थी उसमें अब ये सुधार करने का प्रयास करते हुए आपको मिलेंगे। तो ये प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में अगर हम देखें प्रशासन पर इसका जो प्रभाव रहा है, उसमें अगर देखें तो वाणिज्य के इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक के साथ ही राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इन सब के अलावा इस संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिटस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासकों को विनियमित करने हेतु कुछ प्रावधान किए। प्रावधान करने का कारण यही था, हम पॉलिटी की क्लास में भी आपको ये चीज पढ़ा चुके हैं। क्लियर? चलिए, भारत के खासतौर पर आंतरिक शासन के संबंध में इस काल में कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी शासन को प्राप्त करना था और इस दृष्टिकोण के आधार पर भारत में पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए गए। कानवालिस आएंगे और वो पुलिस व्यवस्था बनाएंगे, ठीक, न्यायिक व्यवस्था बनेगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, न्यायालय भवन बनाया जाएगा और उसमें न्याय भारतीयों को नहीं, उसमें जो न्याय मिलेगा वो अंग्रेजों को मिलेगा, उसके कर्मचारियों को मिलेगा। भूराजस्व की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी जिसमें जमींदारी व्यवस्था आप पढ़ते हैं, रैयतवाड़ी पढ़ते हैं, मालवाड़ी पढ़ते हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि इन पर लगातार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये सब होंगे। आइए तो अब जान लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, एक शब्द में कहूं, इसका उद्देश्य था कंपनी को रेगुलेट करना, ताकि जो स्थिति, जो कंडीशन आज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय नागरिकों की और किसानों की कर दी है, ऐसा तो नहीं कि आकर के यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर, जो छोटे बड़े उद्योगपति थे ब्रिटेन में, किसान थे, वहां की लेबर थी, उनकी स्थिति को बदतर ना करते। तो इसलिए अब क्या किया था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। उद्देश्य है कि कंपनी गतिविधियों पर पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सर्जन करना, क्योंकि गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी। और इन सब के अलावा कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना करना, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, जो निजी व्यापार लगा रहे थे। क्लियर? जो वो अपना पर्सनली व्यापार करते थे। होता क्या था, ये लोग क्या करते थे, जैसे कंपनी की मानो ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई गाड़ी में माल जा रहा है, मैं कहूं आपसे, मानो ये कंपनी का माल है इसमें, ठीक है, ये गाड़ी है एक और इसमें जा रहा है कंपनी का माल।
तो अब जो व्यापारी है, किसी को लगा ठीक है मैं भी 2 मुट्ठी रख देता हूं, मैं भी 2 मुट्ठी रख देता हूं, मैं भी, तो 3 ने रख दिया। अब इनको अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इस माल को आगे जाकर के उतार लेंगे और फिर जाकर के यूरोप में उच्च दामों पर बेचेंगे, तो यहां से लाभ कमाएंगे, कंपनी घाटे में और ये प्रॉफिट में। तो इसको क्या था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें जो कमियां रह गई थी खासतौर पर उनकी प्रतिपूर्ति की गई थी। मुंबई और मद्रास प्रांत को बंगाल के गवर्नर जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई थी और मुंबई और मद्रास प्रांत को पूर्ण रूप से बंगाल के सरकार के अधीन कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी भारतीय राज्य से युद्ध कर सकते थे और ना ही संधि कर सकते थे। अगर ऐसा कुछ भी इनको करना होगा, 1784 के पिट्स एक्ट में, ये रेगुलेटिंग एक्ट था ये भी एक तरीके से, उसमें क्या दिया गया, अगर आप ये कुछ करना चाहोगे तो उसमें अब सरकार भूमिका निभाएगी, सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इट इज क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते, एकदम आगे बढ़ते। अब आता है कंपनी के शासनकाल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था। देखो, भू राजस्व व्यवस्था के लिए वो 3 चीजें आपको करते हुए प्रतीत होते हैं। कितनी चीजें, 3 व्यवस्थाएं वो स्थापित करेंगे और तीनों व्यवस्थाओं को जरा समझना। पहली आती है जमींदारी, दूसरी आती है रैयतवाड़ी और तीसरी आती है महालवाड़ी। क्लियर। ये होती है 1822 में, 22 में, ये होती है 1820 में और ये होती है आपकी 1793 में। ये भारत के टोटल ऑफ भूभाग पर अगर हम देखें तो 19% भाग पर थी, ये 51% लगभग भाग पर थी और ये टोटल ऑफ ब्रिटिश के आप देखोगे 31% भूभाग पर थी। क्लियर। इसकी जो दर थी इसमें आप देखोगे 10/11 दर थी इसकी, सूर्य अस्त की नीति थी। यहां पर ये 60% हुआ करती थी और इसकी कोई ऐसी दर नहीं थी, ये महाल के ऊपर छोड़ दिया गया था। ये कहां पर थी और ये कहां पर थी और ये कहां पर थी। तो जो जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, ये खासतौर पर इजादेदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं, कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसमें कैप्टन रीड और मुनरो था, इसमें कैप्टन रीड, ठीक है, और मुनरो था। क्लियर। इन सब के अलावा ये जो थी ये बंगाल में थी खासतौर पर। ये कहां पर थी, ये आपको मिलेगी अवध में, मध्य प्रांत में, मुंबई में और मद्रास में। ये थी उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र में, मतलब कि हरियाणा, पंजाब, पीवी पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इस सब रीजन में ये हुआ करती थी। तो इसको यहां पर थोपा गया था। तो इनका उद्देश्य क्या था, जितना हो सके राजस्व प्राप्त करना, है ना। चलिए तो अब एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसी को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अन्य नाम है इसका जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, माल गुलजारी प्रथा और आप देखोगे विस्देवारी प्रथा। 1793 में आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर यह लागू किया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तत्काल ब्रिटिश भूभाग पर कितने पर था, 19% पर था। भू राजस्व की दर एक स्थायी दर इसमें लागू कर दी गई थी। जमींदार आप देखोगे वसूले गए कितना था, 10/11 भाग पर सरकारी कोष में जमा करता था और शेष जो 1/11 भाग था वो अपने पास रख लेता था। क्लियर। चलो यहां से भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप ये चीजों को समझ चुके हैं। उसके बाद आती है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या आती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सेकंड नंबर पर। द्वितीय नंबर पर आती है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, अगर हम इसको देखें तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमि, देखो अब यहाँ पर जो जितने भी पट्टे थे, भूमि थी, उनको पंजीकृत कर दिया गया, उनके कागजात बनवा दिए गए ताकि वो भूमि को बेच करके क्या कर सकें, अब वो ब्रिटेन की जो है भू राजस्व की दर को बढ़ा सके और उसका जो टैक्स है वो पे कर सके। भूमि बेच करके आप टैक्स पे कर दो। प्रत्येक पंजीकृत जो आपका भूमिदार भूमि का स्वामित्व होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी हुआ करता था।
पहली बार 1792 में इसको टॉमस मुनरो और मद्रास के बारहमल जिले में इसको लागू किया गया। तो सबसे पहले कहां पर, मद्रास में बारहमल जिले में। आगरा में अलेक्जेंडर और रीड ने, कैप्टन रीड जिसको हम कहते हैं, अलेक्जेंडर और रीड, टॉमस मुनरो। मुंबई और खासतौर पर मद्रास में, वर्तमान मुंबई में और असम के अधिकांश मार्गों में इसको लागू किया गया और 51% भूभाग पर रैयतों या किसानों को खासतौर पर भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसकी दर इन्होंने नहीं दी है, तो इसकी दर हुआ करती थी 60%। कितनी दर थी, 60% इसकी दर हुआ करती थी, जो टैक्स दर हुआ करती थी। उसके बाद आता है आपका माहलवाड़ी व्यवस्था। आइए जरा देखते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था। माहल एक तरीके से प्रस्ताव, एक तरीके से प्रथम होल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया गया था। होल्ट मैकेंजी को माना जाता है इसके संस्थापक, और ये 1820 में, कब की गई थी, ये थी 1822 में, रैयतवाड़ी थी 20 में। अब देखो होल्ट मैकेंजी ने इसको स्थापित किया, लागू किया। भूमि का जो खासतौर पर ग्राम समुदाय को सामूहिक अधिकार दे दिए गए थे। समुदाय के जो सदस्य अलग अलग प्रति संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे। अब यहाँ पर कंपनी नहीं आएगी, जमींदार नहीं आएगा, अब गांव का एक मुखिया होगा, लंबरदार जिसका नाम होगा। वो क्या करेंगे, वही मुखिया जी अब आपसे गांव के लोगों से क्या कर लेंगे, भू राजस्व इकट्ठा कर लेंगे और जाकर के वहां पर कोष में जमा कर देंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में ये लागू की गई थी और ब्रिटिश भूभाग पर कितने पर, 30% पर थी और लगान की दर यहां पर इसको उपज का 80% था। तो ये ध्यान में आपको रखना, वहां पर 60 था, यहां पर 80% था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा, इसमें खासतौर पर क्या, ब्रिटिश साम्राज्य का स्वरूप, और इसमें आता है मुक्त व्यापार। देखो होता क्या है, क्योंकि अब तक कंपनी क्या थी, 1757 से 1813 तक उसका ही एकाधिकार था। वो उस एकाधिकार का उपयोग कर रही थी और उसका उपयोग करके ये लगभग 60 वर्ष तक उसने व्यापार किया, भारतीयों का शोषण किया और ये सारी चीजें उन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में हुआ क्या, 1800 जब 13 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, तो उसके माध्यम से कंपनी को और सीमित किया जाता है, लिमिटेड। अब करते क्या है, इसके जो एकाधिकार है, कई व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करेगी कंपनी। कंपनी के एकाधिकार को कौन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा ये 1813 के एक्ट के माध्यम से, 1813 के एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है समाप्त होगा। चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी रहेगा और चीन जो कंट्री है उसके साथ आपका एकाधिकार रहेगा, मतलब कि उसमें कोई विदेशी कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अब भारत को अन्य कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा, भारत को अन्य कंपनियों के लिए खोला जाएगा, मतलब अब और कंपनी भी आएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा छोटी छोटी कंपनियां भी आएंगी। और साथ ही साथ अब यहां पर ईसाई मिशनरी आएंगे और ये भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे और 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रयास करेंगे। अब ये लूटेंगे भारत को जितना हो सकेगा। यहां पर रेलवे जैसे विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे ये लोग, डाक व्यवस्था लाएंगे, तार व्यवस्था लाएंगे, पुलिस सेवा में सुधार करेंगे, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज ये करते हुए प्रतीत होंगे। इट इज क्लियर। चलो आइए तो आप समझ लेते हैं। विश्व व्यापार असीमित है और प्रत्येक देश के पास में पर्याप्त अवसर है कि वह विदेश व्यापार के अधिकतम हिस्से प्राप्त कर सके। इसीलिए होता क्या है, विश्व व्यापार का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है जब संरक्षणवाद को समाप्त किया जाए। मतलब कि एक ही कंपनी को संरक्षण देके रखा था कि आप ही व्यापार करोगे, बाकी व्यापार करें या नहीं वो मैटर ही नहीं करता है। 1813 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के साथ को व्यापार को छोड़ करके। तो यहां पर इसका एकाधिकार रहेगा लेकिन अन्य सेक्टर में नहीं रहेगा। इसके बाद आता है मुक्त व्यापार, जो कि 1813 से 1857 की प्रकृति। भारत में कच्चे माल, अब देखो इस समय क्या होगा, भारत को एक मार्केट के रूप में ये लोग क्या करेंगे, विकसित करेंगे, मार्केट बना देंगे। कैसे मार्केट बना देंगे सर, मार्केट ऐसे बना देंगे, देखो मार्केट ऐसे बना देंगे, यहां ले लेते हैं इंडिया और यहां ले लेते हैं यूरोप। तो ये जो कंपनी के लोग हैं, ये जो यूरोप के लोग हैं, ये क्या करेंगे, यहां से कच्चा माल लेंगे। कच्चा माल भारत से क्या होगा, निर्यात होगा, और तैयार माल क्या होगा, भारत में आयात होगा। ठीक है, कच्चा माल निर्यात होगा और तैयार माल, ये तैयार माल है जो कि आयात होगा। तो भारत क्या बन गया, एक मार्केट बन जाएगा।
भारत को कच्चे माल के एक स्रोत तथा ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु एक बाजार के रूप में विकसित इनका उद्देश्य था, कर दिया जाए, और इन्होंने किया। और इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इस बाजार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया था, रेलवे का निर्माण किया, ताकि वो दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चे माल को ले जाकर के पोर्ट बंदरगाह तक ले जाएं और वहां से तैयार माल को ले जाकर के आंतरिक बाजारों में बेचें। इन सब के अलावा अगर कहीं पर छुटपुट कोई गतिविधि हो, विद्रोह हो, तो हम सैनिकों को क्या करें, बैठाएं किसमें, ट्रेन में, और वहां तक ले जाएं। क्योंकि भाई अब देखो उस समय की ट्रेन कोयले से चलती थी, लेकिन कोई इतनी स्पीड नहीं थी उसकी, परंतु वो बैलगाड़ी से तो तेज चलती थी। उस समय उसकी स्पीड फिर भी हाईएस्ट थी, क्योंकि और कोई ऐसे संसाधन नहीं थे। भारतीय समाज का पश्चिमी सभ्यता के आप देखोगे अनुसार इन्होंने रूपांतरण करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि ये सभ्य और असभ्य बताना शुरू करते हैं। ये कहेंगे कि जो व्यक्ति खासतौर पर अच्छे कपड़े पहनता है, सूट बूट पहनता है, तो वो अच्छा व्यक्ति है, मॉडर्न है, और जो ये भारतीय कपड़े पहनता है, कल्चरल को फॉलो करता है, वो बेकार है, मतलब कि वो सही नहीं है, वो सभ्य समाज का व्यक्ति नहीं है, वो विकसित नहीं है, वो सुसज्जित नहीं है। भारतीय समाज के रूपांतरण के लिए यह आवश्यक था कि भारतीय समाज के असभ्य और पिछड़ा घोषित किया जाए। साथ ही भारतीय समाज को खासतौर पर पश्चिमी समाज के ढांचे के अनुरूप भी क्या किया जा सके, विकसित किया जाए। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप की नीति को त्याग करके अब भारतीय समाज में हस्तक्षेप एवं सुधार की नीति का अनुसरण किया जाएगा। तो अब कई ऐसे आप देखोगे अनुसरण होंगे, कई राज्यों का विलय भी होता हुआ प्रतीत आपको होगा, है ना, कई संधियां होंगी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्ष से जब से आप जानकारी में आए हैं, तो आपने ये बात आवश्यक रूप से देखी होगी कि भारत के अंदर होता क्या है, अधिकतर मात्रा में ये पाया गया है, भारतीय जो महिलाएं हैं, भारतीय जो महिलाएं हैं, उनको खासतौर पर होता क्या है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स चुना जाता है। क्या है, मिस इंडिया चुना जाता है। जानते हो क्यों? ये मिस इंडिया कौन चुनता है? ये कोई नहीं चुनता है, ये कंपनीज हैं, ये कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती हैं, ये कई व्यक्तियों को हायर करती हैं कई देशों के, और उनको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मार्केट कौन है, वो आपका भारत है। और भारत के ही किसी वुमेन को लो और उसको मिस इंडिया बनाओ, उसको मिस इंडिया बनाओ, और बाय द वे उसको क्या करो, मिस वर्ल्ड भी बना दो। अब देखो इससे होगा क्या, जरा समझना, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लोग अब क्या करेंगे, एक संस्कृति कल्चर से जुड़ेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि देखो हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश की महिलाएं मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया हैं। समझना, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया हैं। तो अब वो क्या होगा, अब ये कैसे मिस इंडिया बनी, क्या आप भी नहीं बन सकती हैं? फिर वो इंटरव्यू होंगे उसके, वही कंपनियां इंटरव्यू करेंगी, उसका पोस्टकास्ट पे चलेगा उसका, फिर और भी पोस्टकास्ट वाले बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगी कंपनियां कि आप इसको बुलाओ और पॉडकास्ट करो इनका, और इनसे बताओ कि इन्होंने कैसे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इनको बनाया गया है, मिस इंडिया कैसे बनाया गया है, जरा बताओ। अब वो बताएंगी कि सीक्रेट क्या है, मिस इंडिया बनने का सीक्रेट, ऐसे टाइटल आपको मिलेंगे, और वो उसमें 3-4 आपको प्रोडक्ट के नाम गिना देंगी। उनको जो कपड़े पहनी होती है, उस कपड़े की रातों रात उसकी मांग बढ़ती चली जाएगी। जिस दिन उन्होंने जो फैशन लगाया होगा, उस फैशन की आप देखोगे प्रोडक्ट की डिमांड रातों रात बढ़ जाएगी। जो नेल पॉलिश उन्होंने लगाया होगा, उस दिन उसकी डिमांड रातों रात बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो लिप बाम, जो लिपस्टिक, जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। और वो कंपनियां केवल मिस इंडिया नाम टैग लगा करके किसी को, वो अपना करोड़ों और मिलियन ट्रिलियन का व्यापार करती हैं इस पूरे वर्ल्ड में। ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है, भारत में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। वो आईपीएल नहीं होता है वास्तव में, वो एक व्यापार होता है। क्लियर? कभी मौका रहा तो बताएंगे इसका उद्देश्य क्या है। चलो, तो यहां पर चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आप कभी गौर करना, जब आप आईपीएल मैच देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं, तो फील्ड में आपको 2-4 लिखा हुआ मिलेगा। बॉलर वहां से भाग के जा रहा है, पिच के साइड में कुछ लिखा हुआ है ना, कैट, देखते हो ना आप, कैट का बल्ला है या उसका, वहां पर एड इतने चलते हैं। जो टी शर्ट होती है खिलाड़ियों की, वहां पर एडिडास लिखा रहेगा। पता है क्या है वो? एडिडास की टी शर्ट है। तो एडिडास कंपनी का लगातार ऐड हो रहा है, फिर बीच बीच में ऐड आते रहते हैं।
तो शब्द क्या है, वाणिज्यिकरण है। खेल है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वाणिज्यिकरण भी होता है। क्लियर। चलो, पहले सहारा का आता था, वो सहारा की पहनते थे, आज सहारा कंगाल हो गई है कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए बीच बीच में मैं ऐसी चीजें आपको बताता रहूंगा ताकि आपको चीजें पता चलते रहें और वास्तविक दुनिया से आप अवगत रहें। इस अवधारणा पर बल दिया गया कि ब्रिटिश शासन का दायित्व है कि वह भारतीय समाज में व्यक्त बुराइयों को दूर करे तथा आधुनिकता का प्रसार करे। विधि के शासन के माध्यम से भारत में सती प्रथा का निषेध और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, नरबलि का प्रतिबंध जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार संबंधी कानूनों को लागू किया जाए, पर्दा प्रथा, दास प्रथा को रोका जाए। तो इन पे क्या करेंगे, अब ये हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे। भारत में इसी समय आपको धर्म सुधारक आंदोलन भी देखने के मिलेंगे। राजा राम मोहन आप पढ़ोगे, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ोगे, उसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, आर्य समाज के बारे में आप पढ़ोगे। चलिए, तो यहां तक चीजें आपकी क्या है, क्लियर हो गई। अब आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, इसके माध्यम से अब कंपनी का जो चाय और चीन के साथ में व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से अब क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था चीन से, और खासतौर पर चाय का जो व्यापार था वो भी छीन लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा अब आप हटो। अब सारी की सारी चीजें क्या होगा, अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखेगी। तो यही चीजें हुई। इस समय क्या होगा, खासतौर पर पूर्ण एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल आप देखोगे बना दिया जाएगा। तो कौन थे, वॉरेन हैस्टिंग्स कौन बने थे, प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, उनके साथ साथ वॉरेन हैस्टिंग्स थे, और ये जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वो विलियम बेंटिंग बनता है। खासतौर पर भारत का प्रशासन अब कंपनी की जगह ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा, और इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित कर दिया था। तो ये कई बार एक फैक्ट के रूप में, ये जो लास्ट वाला आपका है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि किसके माध्यम से जो भारत में औपनिवेशिक शासन था वो समाप्त हो जाता है, कंपनी का शासन, और ब्रिटेन की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। अब इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार आप देखोगे शिक्षा व्यवस्था, है ना, इन सब के अलावा भारत में सिविल सेवा की परीक्षा, ये सब देखने के लिए आपको मिलेगी। इस अधिनियम ने स्पष्ट किया गया थी कंपनी भारत में तब तक प्रशासनिक मामलों को संभालेगी जब तक कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा कंपनी के इस अधिकार को समाप्त नहीं कर दिया जाता। गवर्नर जनरल की काउंसिल और विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी शक्ति का क्या हो गया, पृथक्करण देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ यहां पर आपको मिलेगा कि भारत में सिविल सेवा की भर्ती हेतु एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी, और 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें भारतीय सिविल सेवा की भर्ती प्रक्रिया संबंधित सिफारिश की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैकाले, ये वही मैकाले था जिसकी शासन व्यवस्था 2023 तक चली थी। 2023 के बाद में भारत में न्यू जो कानून है BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता, और उसके बाद में आप पढ़ते हैं BNSS, ये CRPC और IPC, ये दोनों बदल गई है। क्लियर। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाज सुधारक में आप देखोगे क्या क्या काम किए जाएंगे। तो इसमें खासतौर पर ये क्या करेंगे, इसमें 2-3 कार्य ये करते हुए आपको प्रतीत होंगे, जैसे सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास होता है, और उसके साथ साथ सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू हो जाता है। फिर 1830 में यह मद्रास व मुंबई में भी लागू होगा। तो समाज सुधार में क्या करेंगे, ये 3-4 काम करेंगे, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या, दास प्रथा और विधवा पुनर्विवाह। ये काम करेंगे, और शिक्षा को बढ़ावा देंगे।
ये इन कामों को क्या करेंगे, समय समय पर किए रहेंगे। चलो, तो इसमें सबसे पहले सती प्रथा। उसके बाद आता है शिशुवध, कन्या भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं। 1804 में कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर का अपराध कर दिया गया। खासतौर पर 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए थे। ठीक है, चलो, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इसको इजी वे में कर देंगे। शिशुवध इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से योगदान ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1820 से 21 में किया गया था, और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और खासतौर पर विधवा विवाह को वेद बताया गया। ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे भी वेद होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, किसी स्त्री का जो पति था, हस्बैंड था, बाय द वे उसकी मृत्यु हो जाती थी, मानो वो युद्ध में लड़ रहा है। देखो, बड़ा ही पागल बनाया जाता था समाज को। होता क्या था, मानो कि ए है और बी है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, मतलब कि कपल है। मान लो कि जो इसमें बी है ये पुरुष है और ए मानो स्त्री है। अब ये बी क्या करता है, किसी की तरफ से, राजा की तरफ से, सेना की तरफ से क्या होता है, ये सेना में भर्ती है। मानो कहां पर है, ये सेना में भर्ती है। अब सेना में क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब ये सैनिक मारा गया। अब इसकी डेड बॉडी आएगी और उसको वर्ण किया जाएगा, मतलब कि उसको जलाया जाएगा और उसको, तो वहां पर अब इसको बताओ, ये जो ए महिला है ना, इसका क्या दोष है इसमें। अब उस महिला को क्या हुआ करेंगे, बी की चिता के ऊपर उस महिला को बैठाएंगे और उसको कहा जाएगा ये है सती देवी। इसको खासतौर पर समाज इसकी पूजा करेगा, चाहे इसको गाली देते हो समाज के लोग, लेकिन अब क्या करेंगे, इसका सम्मान करेंगे, इसको सजाया जाएगा और इसको नए कपड़े इसको पहनाए जाएंगे। ठीक है, एकदम सजा करके इसको बैठा दिया जाएगा एक दुल्हन की तरह, और फिर इसको जिंदे जीव को, प्राणी को चिता के ऊपर बैठाया जाएगा, और बैठाने के पश्चात फिर उसको जलाया जाएगा। अगर वो उठ के भागे तो फिर उसको लाठी से भी पीटा जाएगा। विडंबना तो जब देखी, जब भारत आजाद भी हो गया था, राजस्थान के कई क्षेत्रों में ये घटनाएं 1956 के बाद में देखने के लिए मिली थी। ये विडंबना बड़ी खतरनाक थी, और स्वयं महिला स्वयं हो रही थी तैयार। आप जरा सोचो, आपकी एक उंगली जल जाती है तो कितनी होता है, और एक व्यक्ति को बैठाया गया है और उसको फिर क्या हो रहा है, बर्न किया जा रहा है। जरा सोचो, जिंदे जीव को आप जला रहे हो, कितना कष्ट होता। तो इसको रोका गया। क्लियर। और ये जो महिलाएं थी, इनसे उत्पन्न जो बच्चे होंगे वो वैध माने जाएंगे, क्योंकि अब ये विवाह करने का इनको अधिकार है। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। समाज के जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो ऐसी चीजों से ज्यादा रहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आज की जनरेशन है, जो आपके और हमारे टाइम की जो 2000 में पैदा हुई है, वो जनरेशन और उनके पहले भी पैदा हुई है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से मानती है कि किसी के साथ में भी हो सकती है, एक घटना है, कभी भी घटी जा सकती है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का या तीसरे व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। क्लियर। चलो, तो आज इसको स्वीकार करते हैं और बाकायदे आदर सम्मान के साथ में व्यक्ति के साथ विवाह भी किया जाता है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया था, और 1819 में कलकत्ता, खासतौर पर आप देखोगे तरणु स्त्री सभा की स्थापना हुई थी। पूछा जा सकता है कि तरणु स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, और कहां पर, 1819 में देखने के लिए आपको मिलेगी। इस चरण में भारतीयों की आयात नीति को अत्यधिक लचीला और मुक्त बनाया गया, किंतु निर्यात नीति को जटिल व प्रतिबंध बनाया गया, ताकि आप निर्यात ना कर सकें, आयात कर सकें। निर्यात केवल कौन करेंगे, यहां से जो ब्रिटिशर्स हैं वही कर सकते हैं। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर अधिकतम सीमा शुल्क लगा दिया गया था, जबकि ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं पर भारत में आयात की सीमा को निःशुल्क कर दिया गया था, मतलब कि उनका जो शुल्क था वो शून्य था। यहां से कोई वस्तु जाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा। मुद्दा यह था ना कि भारतीय जो व्यापारी हैं उनके व्यापार को कैसे मार्केट से निकाला जा सके, तो उसको मार्केट से निकालने के लिए इजी तरीका था, जितना हो सके आज क्या कर दो, टैरिफ लगा दो, अमेरिका की तरह। इस तरीके से उन्होंने किए भी। इस तरीके से उन्होंने किए भी। चलो, फिर आता है आपका कृषि पर प्रभाव क्या होगा। कृषि जो पारंपरिक कृषि थी, अब कृषि पे क्या कर देंगे, ये इसका वाणिज्यिकरण कर देंगे, और जो कृषि थी वो भारतीयों के ना होकर के वो कंपनी के अनुकूल होगी, व्यापार के अनुकूल कृषियां होगी। ब्रिटेन ने खासतौर पर स्थिति जो उद्योगों के कच्चे माल के स्रोत के रूप में कृषि के वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन पर बल दिया। आप चाय का उत्पादन करो, नील का उत्पादन करो, कपास का उत्पादन करो, ये सब करो, आप सोने का उत्पादन करो, है ना।
कृषि में सुधारों हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे, परंतु खाद्यान्न फसलों की उपेक्षा के कारण कृषि क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ा और अकाल की स्थिति भी इस समय देखने के लिए आपको मिलेगी। 1770 के दशक में अकाल पड़ रहे हैं। क्लियर? चलो, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस समय भारतीय हस्तशिल्प एवं उद्योग धंधों को नष्ट होने के कारण इस क्षेत्र में संलग्न लोग कृषि की ओर अग्रसर हुए और कृषि पर दबाव बढ़ता चला गया। इस समय क्या हुआ, क्योंकि अब देखो भी आप व्यापार तो नहीं करोगे, जब व्यापार नहीं करोगे, मान लीजिए आप व्यापार करने जाते थे यूरोप, लेकिन टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है शुल्क की आप जितना लेकर के जा रहे हैं उसका दुगना देना पड़ रहा है, तो आप घाटे में चले जा रहे हैं, घर से बेच करके आ रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया, अब छोटा सा आपका उद्योग था, बहुत छोटा सा, मान लो ये आपकी कंपनी थी इतनी सी, भाई किसी की इतनी बड़ी कंपनी और आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप तो क्या कर दोगे, छोड़ ही दोगे इसके सामने, इस पे टैक्स कम है, आप पे टैक्स ज्यादा है, ये ब्रिटेन की कंपनी है बड़ी, आपकी छोटी कंपनी है, तो आपने छोड़ा और आप सीधे किसकी तरफ चले गए, कृषि की तरफ चले गए। अब ना केवल आप गए बल्कि जो शिक्षित थे वो भी गए, युवा जो थे वो बेरोजगार थे। प्रॉब्लम ये थी, युवा भी क्या थे, बेरोजगार थे, तो वो भी कृषि की तरफ चले गए। जो एमएसएमई सेक्टर था, कुटीर जो उद्योग था, ये भी कृषि की तरफ चला गया। तो कृषि में खासतौर पर आप देखोगे बर्डन बढ़ता चला गया और बेरोजगारी दर बहुत ऊपर की बढ़ती चली गई, और इसको बेरोजगारी की दर में क्या बोलते हैं, छद्म बेरोजगारी इसको बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं समाज पर प्रभाव, देखते हैं क्या हुआ। समाज पर प्रभाव खासतौर पर पश्चिमी सभ्यता का आप देखोगे अनाधुनिकीकरण हुआ, पश्चिमी जो सभ्यता थी उसको थोपा गया, है ना। जितनी भी यहां पर जनजाति हैं, जितनी भी यहां पर जनजाति हैं भारत में, और जितनी भी छोटी जाति हैं, छोटी जातियां, इन जातियों के लोगों ने क्या किया, ईसाई धर्म को अपनाया, इन्होंने ही इस्लाम को अपनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इनको मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बराबर में चलने का अधिकार नहीं था, सभी के सभी अधिकारों से ये लोग वंचित थे। अब इनको एक ऑफर मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी थी कि आप बराबर बैठ सकते हैं, बराबर खाएंगे, बराबर चलेंगे, सारी चीजें बराबर आप करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, हिंदू धर्म को छोड़ करके ये सीधे अन्य धर्म की तरफ चले गए। ठीक है, ये हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू धर्म को इन्होंने त्याग करके इस्लाम धर्म को अपनाया था, ईसाई धर्म को अपनाया था। और आज आप देखिए यहूदी भारत में जितने भी हैं उसी समय के हैं, उनके वंशज हैं। और आज यदि कोई यहूदी बन रहा है, कोई एक दो अपवाद होगा, 1-8%, लेकिन आप देखोगे 99.99% यही लोग हैं जो जनजाति है और छोटी जाति के लोग होते हैं, क्योंकि इनको प्रताड़ित किया जाता है। और जब इनको प्रताड़ित किया जाता है तो ये उस प्रताड़ना से दूर और मुक्त होना चाहते हैं। और कोई भी होना चाहेगा, आप भी होना चाहेंगे, हम भी होना चाहेंगे, हम सब होना चाहेंगे। जिज्ञासु प्रवृत्तियों और ब्रिटिश संस्कृति का प्रसार होगा, भारतीय समाज में विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आती है आपकी 1857 की क्रांति। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी वो हम 1857 की क्रांति से आगे की क्लास लेंगे। ठीक है, इसके जो भी और 1-2 पार्ट आपके होंगे तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास का आपका पार्ट। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, फिर आपसे हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे बहुत जल्दी ही। और पॉलिटी की क्लास भी चल रही है, उसके 2 पार्ट हो गए हैं, हम फिर अब उसका तीसरा पार्ट कवर करेंगे। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो बताइएगा कैसी आपको क्लास लगी है, तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमारी 2 क्लासें डेली बेसिस पर होती हैं। सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, और ये कंप्लीट हम कराते हैं और पीआईबी से चीजों को हम लेते हैं। 7 बजे आपकी डेली बेसिस पर क्लास होती है शाम को। क्लियर, वहां पर हम टेस्ट सीरीज आपसे कर रहे हैं। और वीकेंड पर 2 दिन, संडे में आपकी किसकी होती है, सीसैट की क्लास होती है। और सीसैट में अभी हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कई टॉपिक हमने कर दिए, उनको नहीं देखा है, देख लीजिएगा। उसके साथ साथ अब संडे से आप 3 दिन के गैप पे जाएंगे, तो हम बृहस्पतिवार के दिन, कब, बृहस्पतिवार में, जिसको गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है, हम क्या करते हैं, सीसैट की क्लास लेते हैं।
तो वीकेंड पर 2 क्लास होती हैं, संडे में, और आप देखोगे 3 दिन के बाद बृहस्पतिवार में आपकी क्लास होती है। क्लियर? तो चलिए अपना फीडबैक देते रहिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा, और जितना हो सके फ्रेंड सर्किल को बढ़ाइएगा और शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें फीडबैक मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो और इतना दायित्व आपका बनता है कि आप सपोर्ट करें। बाकी आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, बस ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए। हम चीजें आपके लिए और बेटर करने का प्रयास करते रहेंगे, और आपको जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचाने में अपना पूरा 100% हम योगदान देंगे। तो मैं मिस्टर कुमार पुनः आपसे लेता हूं आज की क्लास में इतना ही विदाई। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।